हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। आज से टीजीटी पीजीटी की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हैं। इसमें पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ना है, जैसे जैसे क्लास चलती रहे साथ साथ में एनसीईआरटी के चैप्टर का रिवीजन करते रहें आप। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें डीएनए, आरएनए और इससे रिलेटेड प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ प्रोसेस का मतलब रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीनोम या तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भी जितने प्रोसेस है सबको यहाँ हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। साथ में बस बने रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में, बस ध्यान से समझते रहिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। डीएनए आरएनए इन दोनों का स्ट्रक्चर समझेंगे, ये दोनों कहाँ मिलते हैं वो समझेंगे, किनसे मिलकर बने होते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, इन सब बातों का यहाँ हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए आरएनए सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं या तो न्यूक्लियस होते हैं, उसमें कहाँ डीएनए होता है, कहाँ आरएनए होता है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये बच्चों आपके सामने यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये ठीक, और न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंडिंग में जो फ्लूइड होते हैं, सराउंडिंग में जो ये फ्लूइड है सब, उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ही कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते भी हैं इन ऑर्गेनेल्स में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह से यहाँ प्लास्टिड भी होता है। क्या प्लास्टिड भी? प्लास्टिड, पहले प्लास्टिड समझ लीजिए आप लोग। जहाँ भी प्लास्टिड टर्म यूज हो, इसका मतलब वहाँ तीनों प्लास्टिड इंक्लूड होंगे। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। मतलब प्लास्टिक के बारे में बोला जा रहा है तो इन तीनों के बारे में बात किया जा रहा है। किसके किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकते हैं? राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो गोल्जी बॉडी होती हैं, लाइसोसोम होते हैं, ऐसे कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हमें ये देखना है कहाँ कहाँ पर डीएनए होता है और कहाँ पर आरएनए होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियस में डीएनए आपको दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए दिख रहा होगा, प्लास्टिड में आपको डीएनए दिख रहा है। प्लास्टिड मतलब तीनों, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट, तीनों में डीएनए होते हैं। अब ये डीएनए कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो डीएनए की सेल में लोकेशन न्यूक्लियस में भी है, आपने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। ठीक है, इन तीनों में सबसे मेन डीएनए, हमेशा याद रखिएगा कि मेन डीएनए जो होता है न्यूक्लियस का होता है। किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है वो सबसे मेन डीएनए बोला जाता है। अभी क्यों बोला जाता है, अभी बात करते हैं हम लोग। न्यूक्लियस का डीएनए बहुत बड़ा होता है, इसकी परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात करें
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की। तो यहाँ का डीएनए जो है काफ़ी छोटा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के डीएनए। ठीक है, अब न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है, इस बेसिस पे इस डीएनए का नाम क्या पड़ा? न्यूक्लियर डीएनए। साइटोप्लाज्म में जो डीएनए प्रेजेंट है, इस बेसिस पे इसका क्या नाम पड़ा? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। और क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए को? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा जहां डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, डीएनए दो तरह के हो गए, एक न्यूक्लियर डीएनए, एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए। आप ध्यान से देख भी रहे होंगे कि न्यूक्लियस का डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड और लीनियर फॉर्म में है। न्यूक्लियर डीएनए जो है वह डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर फॉर्म में भी है, और साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ सर्कुलर फॉर्म में है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है। ठीक है, ध्यान, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हमने देखा डीएनए कहाँ कहाँ होता है, ये बात हमने समझी। अब हम देखते हैं कि आरएनए कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो बच्चों इस डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, रेड जो रेड कलर जहाँ जहाँ भी दिख रहा है आपको सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो सभी क्या हैं? आरएनए हैं। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आरएनए, ये आरएनए, ये आरएनए, यहाँ तक राइबोसोम में आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में आरएनए होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा गया है कि सेल में मोर स्कैटर्ड फॉर्म में कौन सा स्कैटर्ड फॉर्म में कौन पाया जाता है, डीएनए की आरएनए? तो आपका आंसर क्या जाएगा? आरएनए। ठीक है, तो डीएनए की लोकेशन कहाँ है और आरएनए की लोकेशन कहाँ है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और अब आगे इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसको आज यहाँ समझ लीजिए अच्छे से। जो भी डाउट हो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि अब आगे इसके बारे में कोई बात नहीं होगा। ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात हो चुकी है, अब हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। तो आप देख सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कोई न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। यहाँ कोई न्यूक्लियस दिख रहा है? आप जानते हैं यहाँ इनसफिशिएंट न्यूक्लियस होता है, मतलब इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता ही नहीं, मान के चलिए आप। ठीक है, तो न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा। यहाँ आपको बस एक ही कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, उस कंपार्टमेंट का नाम हम लोग देते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। यहाँ सिर्फ आपको एक कंपार्टमेंट दिखेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ डीएनए है, और यहाँ का डीएनए डबल स्टैंडर्ड तो है ही, साथ में सर्कुलर भी होता है। यहाँ का डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, साथ में सर्कुलर भी है। डीएनए जो है आरएनए बनाता है। डीएनए से हम लोग क्या बनाए? आरएनए। एक सेकेंड, ये देखिए, डीएनए से क्या बना? आरएनए। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। ठीक, ये जो है एक ही कंपार्टमेंट में सब कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म में ही डीएनए बन रहा है, अरे सॉरी, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही आरएनए जो है प्रोटीन बना रहा है। सारा काम यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होता है। तो प्रोकैरियोट की सबसे खास बात यही होती है कि यहाँ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं। यहाँ न्यूक्लियस जैसा कोई चीज़ नहीं है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे वहाँ हम लोग यूकैरियोट में, आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, डिफरेंस समझिएगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में जो बातें हुई हैं कंपार्टमेंट के बारे में। जैसे वहाँ क्या है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए प्रेजेंट था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में
डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है। वहाँ न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट था, जिसको हम लोग न्यूक्लियर डीएनए कहते थे। यहाँ न्यूक्लियर है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी के बारे में समझेंगे। तो ये आ गया आपका डिस्कवरी। अब हम लोग डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी के बारे में समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड करने का काम सबसे पहले एफ मिश्चर, या तो एफ मिश्चर बोलिए या मिश्चर बोलिए, एफ मिश्चर ने 1869 में किया था। एफ मिश्चर ने 1869 में पहली बार न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखा था। बात आती है कि पस सेल क्या होता है। तो बच्चों यहाँ हम आपको समझा दें। देखिए, ये माना कि हम लोग ये एक पस सेल ले लिए, ठीक। पस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये कंडेंस है, ठीक है। तो पस सेल क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि कहीं भी बॉडी में जब चोट लग जाती है तो उस जगह पस आने लग जाती है। तो एफ मिक्सचर ने क्या किया कि ये जो सेल है, इस पस सेल का नाम का ये न्यूक्लियस है, ये पस सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। पस सेल का ये न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने डेंस मटेरियल देखने को मिला। ये है डेंस मटेरियल देखने को मिला। ये जो डेंस मटेरियल है, इन्होंने देखा कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये डेंस मटेरियल दिखा, तो इसी के नाम पे इन्होंने इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लिन। न्यूक्लियस के अंदर है तो इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोगों ने एफ मिक्सचर ने इसका क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया, तो न्यूक्लिक एसिड टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, अल्टमन ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया। अल्टमन जो थे एफ मिक्सचर साहब के स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे, एफ मिक्सचर साहब के। अल्टमन ने न्यूक्लिक एसिड नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये जो न्यूक्लिन है ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। न्यूक्लिन जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये हमें एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसी के नाम पे इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। अब हमें ये सीखना है कि ये न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, मतलब डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं, ये हम समझेंगे। डीएनए आरएनए दोनों की बात करें तो ये दोनों पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए दोनों की बात करें तो ये दोनों पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं। पॉलीमर को हम सिंपल लैंग्वेज में चैन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम चैन बनाएं और बड़ी सी चैन बनती जाए तो न्यूक्लियोटाइड की जो चैन होगी उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बड़ी सी चैन बनाती जाए। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड को ऐसे अटैच्ड करते जाएं, ऐसे अटैच कर दे तो ये न्यूक्लियोटाइड की एक चैन बनती जाएगी। और ये जो पूरी चैन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अब हम लोग और समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड उनको कहा जाता है जिनके स्ट्रक्चर में तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोस शुगर, तीसरा फॉस्फेट। मतलब न्यूक्लियोटाइड उन्हें कहेंगे जिसमें ये तीन कंपोनेंट अटैच्ड हो, एक दूसरे से अटैच्ड हो, मतलब प्रेजेंट हो।
अगर इन तीनों को ज्वाइंट कर दें, इन तीनों को ज्वाइंट कर दें, किसको किसको, नाइट्रोजिनस बेस को, पेंटोज शुगर को और फास्फेट को, तो इसी जो होल स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी जो होल स्ट्रक्चर बनेगी, उसी होल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक नाम और आप लोगों ने सुना होगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलके बना होता है। नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर को, इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, न्यूक्लियोसाइड में क्या एब्सेंट है, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ ये सीख लिया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या एब्सेंट होता है, बताइए। न्यूक्लियोसाइड में यहाँ क्या एब्सेंट होता है, फॉस्फेट। ठीक, अब यहाँ स्ट्रक्चर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इससे आपको पढ़ने में बहुत इजी वे, मतलब बहुत इजी लगेगा, हर चीज़ याद और रहेगी। ठीक, चलिए, ये हम लोगों ने ले लिया एक नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस को शुगर से अटैच कर लिया और शुगर को फास्फेट से अटैच कर लिया। ठीक है, ये है मोनोमर फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, एक सेकेंड, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड लिए। ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हम ले सकते हैं, 10⁶, 10⁹ तक कितने सारे भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी लंबे होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाना है तो जोड़ते समय इसका शुगर, जब न्यूक्लियोटाइड का चैन हमको बनाना है तो जोड़ते टाइम पहले न्यूक्लियोटाइड का शुगर, ठीक है, पहले न्यूक्लियोटाइड का शुगर नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के, मतलब नंबर 1 वाले का देखिए शुगर पे ध्यान दीजिए आप लोग, शुगर, और नंबर 2 वाले के फास्फेट के साथ जुड़ेगा। किस बॉन्ड से जुड़ेगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये देखिए इससे जुड़ा, फिर दूसरे वाले का शुगर तीसरे वाले के फास्फेट से जुड़ेगा। ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते बॉन्ड बनता चला जाएगा, एक चैन बनती चली जाएगी। इस चैन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। मतलब इसको हम लोग डीएनए भी बोल सकते हैं और आरएनए भी बोल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, वैसे तो नॉर्मली डीएनए के बारे में सबको पता होता है कि उसमें फास्फेट होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। हम हरदम कंफ्यूज होते हैं आरएनए को लेके। तो ध्यान में रखना है कि आरएनए में भी फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और आप समझिए, यहाँ शुगर हमेशा बीच में ही होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब बीच में होगा। उसके एक साइड नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, एक साइड फास्फेट अटैच होगा, एक साइड नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, एक साइड फास्फेट अटैच होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ फिर समझिए आप कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड, और ये तीनों कंपोनेंट आ गए तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग, सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा चला जाओ ऊपर, हाँ बस यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम लोग मोनोमर कह रहे हैं, और कंप्लीट चैन की बात करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा तो आपको इजी पड़ेगा याद करने में। ठीक है, अब देखिए, अब इतना बड़ा न्यूक्लियोटाइड, कई सारे 10⁻, बताया मैंने ना 6, 10⁹, कितने सारे न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो ये डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल क्या छोटा होगा, नहीं, ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, इसलिए इसको हम लोग डीएनए एंड आरएनए बोथ आर मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब हम यहाँ डीएनए और आरएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। अब एक एक करके हम न्यूक्लियोटाइड्स के सारे कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग
नाइट्रोजिनस बेस के बारे में समझेंगे। जो पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या है यहाँ, पिरिमिडीन, ठीक, जिसका ट्रिक है याद करने का आपका कट, क्या, CUT, कट। भूल जाते होंगे जो 10th और 11th 12th में गए होंगे, उनको हरदम याद नहीं रहता होगा। तो नाइट्रोजिनस बेस टू टाइप्स के होते हैं, पहला पैरिमिडीन, दूसरा प्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजिनस बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर करिए। और यहाँ PGT की स्पेशल क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं है, सब चीज़ फ्री में है और पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। बेस्ट नोट्स यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए, समय समय पे NCERT का रिवीजन करिए। एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।